नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राज्यसभा टीवी में। मैं हूं श्याम सुंदर। आज हम मौजूद हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में और ये ख़ास कार्यक्रम है राज्यनामा। इस कार्यक्रम में हम राज्य के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते हैं यहाँ के सांसदों और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ। इसके अलावा यहाँ के प्रबुद्ध नागरिक भी इस चर्चा में शामिल होते हैं। जहाँ तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में 7 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। यहाँ पर 33 ज़िले हैं और यहाँ पर 200 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 5 बरस से इस राज्य में वसुंधरा राजे यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके नेतृत्व में चल रही है। पिछले 5 बरस में राज्य सरकार की क्या उपलब्धियां रहीं, उन पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि राजस्थान राज्य की क्या खास बातें हैं और सरकार के क्या दावे हैं। राजस्थान अपनी संस्कृति, परंपरा और राजे रजवाड़ों के अतीत के लिए जाना जाता है। 3,82,000 वर्ग किलोमीटर में फैला राजस्थान क्षेत्रफल के लिहाज से देश का पहला सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी 6 करोड़ 85 लाख से ज्यादा थी, तो अब 7 करोड़ पार कर चुकी है। राजस्थान की 70% से अधिक आबादी ग्रामीण इलाकों में है। यहाँ पर करीब 13% आबादी अनुसूचित जनजाति की है। इनमें भील, मीणा और गरासिया आदिवासियों की आबादी सबसे ज्यादा है। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से मिलती है। उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में हरियाणा और उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में गुजरात से। राज्य में कुल 33 जिले हैं और राज्य की साक्षरता दर करीब 66% है। राजस्थान अपने थार रेगिस्तान के लिए भी जाना जाता है, जो कि भारत का पहला सबसे बड़ा और दुनिया का 7वां सबसे बड़ा रेगिस्तान है। थार रेगिस्तान 92,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। राज्य में कई राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य मौजूद हैं। इनमें सरिस्का, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य शामिल हैं। राजस्थान अपने वास्तुशिल्प, लोक संगीत और रंग बिरंगे पहनावे के लिए भी मशहूर है। यही वजह है कि विदेशी पर्यटकों का साल भर यहाँ आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर बेहद खूबसूरत महल और किलों की भरमार है, जो यहाँ के राजे रजवाड़ों की आन, बान और शान के प्रतीक हैं। राजस्थान के हर जिले में आपको विशाल किले और शानदार महल देखने को मिल जाएंगे। जयपुर के महल, उदयपुर की झीलें, बीकानेर और जैसलमेर के किले भारतीय और विदेशी सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र हैं। खनिज संसाधनों के लिहाज से भी राजस्थान समृद्ध राज्य है। जिंक, कॉपर, पेट्रोलियम, चांदी, मैग्नेटाइट, अभ्रक, जिप्सम जैसे खनिज पाए जाते हैं। राजस्थान में सीमेंट, कांच, जिंक के बड़े कारखाने मौजूद हैं। सीमेंट उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान पहला सबसे बड़ा राज्य है। कांच उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान में टेक्सटाइल का कारोबार भी फैला हुआ है। भीलवाड़ा जिला टेक्सटाइल हब के रूप में जाना जाता है। खेती किसानी के क्षेत्र में भी राजस्थान की कई उपलब्धियां हैं। यहाँ पर गन्ना, गेहूं, कपास, दलहन, सरसों, मसाले, मक्का, बाजरा की खेती होती है। बाजरा और सरसों तेल के उत्पादन के क्षेत्र में राज्य का पहला स्थान है। राज्य सरकार ने उन्नत बीजों की वृद्धि हो, इस उद्देश्य से किसानों के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत की। मौसम आधारित फसल बीमा योजना के तहत 1,60,000 किसानों को लाभ हुआ। राज्य सरकार जैविक खेती को भी बढ़ावा दे रही है। दूध उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
राज्य सरकार ने टाइगर रिजर्व क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी मुक्त ग्राम योजना के तहत 46,312 लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए हैं। 21,000 गांवों को जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान चला रही है। राज्य सरकार ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भी कई अहम कदम उठाए हैं। नेहा सिंह, राज्यसभा टीवी। तो इस रिपोर्ट में हमने देखा कि राजस्थान बेहद ख़ास राज्य है। न सिर्फ ये सबसे बड़ा राज्य है देश का जहाँ तक क्षेत्रफल का सवाल है, और राजस्थान के विकास से जुड़े हुए कौन से मुद्दे हैं, क्या उपलब्धियां हैं और क्या चुनौतियां हैं राज्य के सामने, उस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बेहद ख़ास मेहमान मौजूद हैं। आइए उनसे आपको मिलवा देता हूँ। मेरे दाईं तरफ से अगर आप देखेंगे, किरण माहेश्वरी मंत्री हैं उच्च शिक्षा विभाग की। राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है किरण माहेश्वरी जी। उनके साथ ही खड़े हुए हैं डॉक्टर रघु शर्मा, लोकसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी से आते हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और उनके साथ ही श्री हरीशचंद्र मीणा जी खड़े हुए हैं, लोकसभा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी से, और डीजीपी रहे हैं, वो इस राज्य के बड़े पुलिस अफसर रहे हैं। और उनके अलावा कुछ प्रबुद्ध नागरिक यहाँ के, उनमें कुछ छात्र भी शामिल हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। लेकिन किरण माहेश्वरी जी, चर्चा आपके साथ शुरू करना चाहेंगे। लगभग 5 साल आपकी सरकार के पूरे हो रहे हैं, और हमने जैसे अपनी रिपोर्ट में कई उपलब्धियां राज्य सरकार की नोटिस की, लेकिन आज जब एक बार फिर चुनाव के मुहाने पर राज्य खड़ा हुआ है, कितने कॉन्फिडेंट हैं अपने काम को लेके, कितने दावे के साथ कह सकते हैं कि राजस्थान अब एक बीमारू राज्य नहीं है? देखिए, राजस्थान ने पिछले 5 साल के अंदर जो राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का एक जो विजन के साथ में यहाँ पर जो विकास के काम शुरू हुए, वो ऐसे विकास हैं जिन विकासों को हम लोग कहें कि आज से पहले हम लोगों ने कभी इनके बारे में ना सोचा था, ना हमने इसके बारे में कहीं काम करने का प्रयास हुआ था। जैसे अगर हम लोग गौरव पथ लें, राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो गौरव पथ बन रही है जी, ये ग्रामीण गौरव पथ आज से पहले कभी किसी के मन में विचार नहीं आया कि गांव के अंदर जो कीचड़ है उस कीचड़ को मिटना चाहिए, गांव के अंदर भी गौरव पथ बनना चाहिए। और अब आज हर पंचायत मुख्यालय पर ये ग्रामीण गौरव पथ, जो लगभग 1 किलोमीटर की सीमेंटेड रोड है, 60 लाख रुपए की लागत की ये ग्रामीण गौरव पथ बन रही है। और हमारी जितनी भी पंचायतें, 9,500 ग्राम पंचायतें, उन सभी ग्राम पंचायतों के अंदर फेज़ वाइज ये काम चल रहा है, जिसमें 2/3 काम कंप्लीट हो गया है, 1/3 का काम जारी है। इसी प्रकार से जो सड़कों का जो जाल बिछा है, 55,000 किलोमीटर की सड़कें राजस्थान में पिछले 5 सालों में बनी है। जो हम लोग मिसिंग लिंक्स लें, हम लोग जो रिकार्पेटिंग जो इसको कहते हैं कि बिल्कुल सड़क टूट गई थी लेकिन उसके ऊपर फिर से उसका करना, ये सारी चीज़ें। स्कूल को अगर हम लोग देखें तो स्कूल शिक्षा के अंदर आज से पहले ये स्थिति थी कि पंचायत मुख्यालय के ऊपर भी 12वीं तक का स्कूल नहीं था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने एक ही आदेश के साथ 5,500 जो हमारी ग्राम पंचायत मुख्यालय, उनके ऊपर सभी अंदर उन्होंने स्कूल्स दिए, 12th तक के हमारे स्कूल्स दिए। इसी प्रकार कॉलेजेस को अगर हम लोग देखें तो 5 साल के अंदर 80 कॉलेजेस, जो पहली बार राजस्थान के इतिहास में इस तरीके के उपखंड मुख्यालय पर 80 कॉलेजेस हमारे नए बने। यानी विकास को शिक्षा के क्षेत्र में देखें, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में देखें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, नहरों की रिपेयर्स अगर देखें तो 50 साल से जो नहरें बनी थी उन पे कभी रिपेयर वर्क नहीं हुआ था। आज गंगानगर, हनुमानगढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा, ये सब तरफ जो नहरों का जो काम हुआ है, करोड़ों के काम नहरों के रिपेयर के वर्क के अंदर लगे हैं। तो एक तरह से बहुत, तो आप ये कह रहे हैं कि एक समावेशी विकास आपकी सरकार ने करने की कोशिश की। मैं लौटूंगा, फिर आपको मौका दूंगा, लेकिन मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि डॉक्टर रघु शर्मा यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर रघु शर्मा, आप मुख्य विपक्षी दल से आते हैं और जाहिर है आपकी कुछ आलोचनाएं होंगी जो आप राज्य सरकार के कामों को लेकर करना चाहेंगे, लेकिन जब राज्य के विकास की बात होती है तो ये होता है कि आप सांसद हैं, लोकसभा में जब खड़े होते हैं तो कई बार आप और हरीशचंद्र मीणा जी एक ही बात कह रहे होते हैं, राज्य के विकास के मुद्दों के लिए लड़ रहे होते हैं जनप्रतिनिधि के तौर पर। तो क्या आप ये मानते हैं कि पिछले 5 वर्ष में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, काम हुआ है, तस्वीर बदली है राजस्थान की? देखिए, मैं क्या मानता हूँ, ये महत्वपूर्ण नहीं है लोकतंत्र के अंदर जी। बीजेपी वाले क्या मानते हैं ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। जो जनता महसूस करे जी कि हम उनके पैमाने पे कितना खरा
उनकी कसौटी पे कितना खरा उतरे हैं, तब जाके मोहर लगती है आपके दोबारा सत्ता में आने की। जी। आज बीजेपी वाले जिस तरह से बातें कर रहे हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी ने कहा, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप जब वोट लेने जाते हैं जनता से, तो आप इलेक्शन मैनिफेस्टो के आधार पर जाते हैं। जी। 611 पॉइंट का इलेक्शन मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी का 2013 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने जनता के सामने रखा था, और उसके प्रमुख बिंदु मैं आपको बताना चाहता हूं। उन बिंदुओं पे मुझे अफसोस है किरण जी एक पे भी नहीं बोली। उन पे ये एलोबरेट करे, ये अगर उन पे बोले, नहीं मैंने तो आपको रोका ही नहीं। आप अपनी बात, मैंने आपको रोका नहीं, अपनी बात कही। सबसे पहली बात, राजस्थान के 15 लाख रोजगार देने का वायदा बेरोजगार नौजवानों को इन्होंने किया था। गांव-गांव में घूमे और इन्होंने कहा कि हम हर साल 3 लाख लोगों को रोजगार देंगे और 5 साल में हम 15 लाख रोजगार देंगे। किसानों के बारे में आप बात कर रहे हो जी। किसान, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, वहाँ संतरे ज़्यादा पैदा होते हैं, वहाँ लहसुन की खेती ज़्यादा होती है, उनको दाम नहीं मिला, सड़कों पे फेंक दिए अपने संतरे और लहसुन। डॉक्टर रघु शर्मा जी, मैं फिर लौटूंगा आपके पास, लेकिन हरीशचंद्र मीणा जी, मैंने जैसे कहा कि वो मुख्य विपक्षी दल से आते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी भी है कि वो आलोचना करें और निगरानी रखें सरकार के ऊपर। उन्होंने कई सारे सवाल उठाए हैं। क्या आप उनकी आलोचना को पूरी तरह से खारिज करते हैं, या आप ये मानते हैं कि कुछ चुनौतियां बाकी हैं राज्य के सामने? विकास करना सरकार का कर्तव्य है, और सरकार करती है, हर सरकार, और हमारी सरकार ने चाहे केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, भरसक प्रयत्न किया है, हर क्षेत्र में किया है। फिर भी ऐसा कहें कि 100% वो नहीं है, लोगों की डिमांड रहती है, और विपक्ष की ये भूमिका रहती है हरदम कि हमें और उजागर करें हमारी कमियों को, ताकि हम बेहतर सेवा करें। रघु शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मेरा जो जनता से आग्रह है और आपके मार्फत सबको संदेश है, विपक्ष विकास को कभी पक्ष में और सत्ता पक्ष में नहीं विवादित करना चाहिए। हर काम का है, इनका भी काम ये है कि जनता की सेवा करें, हमारा काम भी है जनता की सेवा करें, और हम दोनों मिलकर अगर एक ही दिशा में काम करें, जनता की बेहतर सेवा हो सकती है। ये हमारी कमियां निकालते हैं, हम इनकी कमियां निकालते हैं, नुकसान जनता का होता है। तो हमको हमारे राजनीतिक दलगत राजनीति से उठ के जनता को देखें, देश को देखें, प्रदेश को देखें, और ताकि हमारा प्रदेश कैसे खुशहाल बने, कैसा विकासशील बने, ऐसा हमारा प्रयत्न रहना चाहिए। जी बिल्कुल। और मैं आपके पास किरण माहेश्वरी जी आना चाहूँगा। आपने कहा कि समावेशी विकास हुआ है, लेकिन रघु शर्मा जी ने जो एक बड़ा महत्वपूर्ण मसला उठाया, किसानों से जुड़ा हुआ, अभी भी राजस्थान में 70% से ज़्यादा आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है। तो जाहिर है खेती किसानी एक बड़ा मसला है, जो और बड़ा इलाका है जिससे जीविका लोगों को मिलती है। उस मोर्चे पर कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगा रही है कि काम नहीं हुआ है। जब हम लोग बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर, कोई भी पार्टी जब जीतती है तो उसे 5 साल ही मिलते हैं, चाहे वो सरपंच के रूप में जीते, चाहे वो पंचायत समिति बने, चाहे वो जिला परिषद बने, चाहे वो लोकसभा बने, चाहे वो विधानसभा बने। और इन 5 सालों के अंदर अगर हिसाब लें 70 साल की आज़ादी का, तो ये 5-5 साल में 55 साल कांग्रेस ने राज किया। राजस्थान में 55 साल जो कांग्रेस ने राज किया, तो इनको इनका हिसाब देना होगा कि इस 55 साल में इन्होंने क्या क्या किया। लेकिन मैं इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये निश्चित रूप से बताना चाहूँगी कि कांग्रेस पार्टी ने 55 ईयर्स का हिसाब हमें नहीं दिया जनता को, जो ये कहते हैं ना कि जनता खुश होनी चाहिए। लेकिन आज जनता इस बात से खुश है कि इन्होंने, इनके जो पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने कहा था कि 1 रुपया हम बेचते हैं और उसका 15 पैसा पहुंचता है गांव के अंदर, उस 1 रुपये को पूरा 1 रुपया पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने किया। जब जनधन योजना लागू हुई तो तब इन्हें नहीं पता चला कि जनधन योजना के अंदर जो खाते खुले, वो गरीब कभी सोच नहीं सकता था कि उसका खाता भी बैंक के अंदर खुल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बैंक में खाते खुलाए। बिल्कुल, रघु शर्मा जी, किसानों की बात कही, मैं उसमें कहना चाहूंगी, जिस किसान की बात ये कहते रहे, जिस गरीब के नाम पर ये वोट लेते रहे, उस गरीब के लिए न कभी इन्होंने कुछ किया और न ही इनकी कभी कोई मंशा रही। किसान के इतना जो विकास हुआ है वो केवल इसी सरकार में हुआ है। आज जब हम लोग बात करते हैं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान आज खेती करता है, वो खेती से जो भी उसका फसल उसके हाथ में आती है, उसे पता नहीं कि बाजार के अंदर उस फसल का क्या दाम होगा और सरकार किस दाम पर खरीदेगी।
लेकिन आज सरकार उसको जो फसल के दाम दे रही है वो जो बाज़ार के दाम है उससे भी 1.5 गुना ज़्यादा दाम उस किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हमारी सरकार दे रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब इस बात को कहा तो इन्हें क्यों नहीं उसे पसंद करना चाहिए कि किसान को पूरे दाम उसके खेती के मिल रहे हैं। यही तो किसान की चाहत थी। जी बिल्कुल। इनकी सरकार में जो किसान को बिजली का कनेक्शन, कृषि कनेक्शन जिसको हम कहते हैं, उसके खेत के ऊपर कनेक्शन, पूरे 5 साल इन्होंने जब राज किया 2008 से 13 एक भी कृषि कनेक्शन इन्होंने नहीं दिया। लेकिन जब 2013 में हमारी सरकार आई हमने कृषि कनेक्शन देना शुरू किया। पूरा बैकलॉग 2008 से लेकर और 2013 तक का हमने इस बैकलॉग को पूरा करने की बात करी और 2012 तक के कनेक्शंस हम लोगों ने जारी कर दिए, जो पूरा इनके द्वारा छोड़ा गया। जो आज किसान की इतनी हिमायत करते हैं, किसान को न तो बिजली दी किसान को, न किसानों के लिए जो नहर का पानी पहुंचता है उस नहर को सुदृढ़ करने का काम किया, न किसान के लिए किरण जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट दीजिएगा कि आप जवाब दीजिएगा। किरण जी आपने काफी विस्तार में जी आपने काफी विस्तार से चीजें बताई हैं, लेकिन बहुत सारे प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनकी तरफ चलते, माइक दे दीजिए उनको। मैं यहाँ सरकार के 2 प्रतिनिधि हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 28 दिसंबर 2016 को दिव्यांगजन अधिनियम लोकसभा में पारित हो गया, गजट नोटिफाई हो गया। उस एक्ट के अंदर पहली बार ये लिखा गया कि 6 महीने से ज़्यादा कोई भी सरकार, राज्य सरकार नियम बनाने में विलम्ब नहीं करेगी। उसके बावजूद आज सितंबर आ गया 2018, हमारे राजस्थान में इनके नियमों पर क्या काम हुआ? जी और आप पीछे माइक दे दीजिए, वो उनको माइक दे दीजिए। अपना नाम बता दीजिएगा पहले। मेरा नाम कैलाश गुजर है, मालपुरा से आया हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि समर्थन मूल्य की जो बात है कि जहाँ पे नीति निर्धारण बनती है किसान के द्वारा, किसान के हित में जहाँ बांधती वहाँ किसान बैठता ही नहीं है। किस प्रकार खेती होती है, खेती में कितना खर्चा होता है। जी आएंगे। कितने खेती है, कितना खर्चा होता है उसमें, उसकी लागत कितनी आती है। समर्थन मूल्य की घोषित कर दिया, कांटे लगते ही नहीं है। खरीद केंद्र कितने खुलते ही नहीं है। प्रत्येक ग्राम में ग्राम सहकारी समितियां बनी हुई है। इनकी अगर मंशा हो सही खरीद केंद्र किसान को फायदा मिले तो ग्राम सहकारी समिति के माध्यम से खरीद केंद्र खोले और उनके माध्यम से खरीद केंद्र हो। टमाटर का भाव देख लीजिए, लहसुन का भाव देख लीजिए, 2 रुपये 50 पैसे। और कोई सवाल करना चाह रहा है? अपना नाम बता। मैं किसान हूँ जी, फागी जयपुर जिले में आखिरी बॉर्डर पे। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से, जैसे पीएम जो बीमा योजना चलाई बहुत बढ़िया योजना है, लेकिन कम से कम लोकसभा विधानसभा को देखना चाहिए कि किसान की तरफ जाकर के अपना देश, भारत देश एक किसानी देश है। बिल्कुल, हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही और राजस्थान खास तौर पर। आगे वहाँ पर माइक दे दीजिए। मेरा नाम शांतिलाल ओझा है जी। मैं छोटे से गांव जेलवा बिलाड़ा तहसील के अंतर्गत है, वहाँ से आया हूँ और यहाँ मैं जयपुर में निवास कर रहा हूँ। अब मेरा सवाल ये है कि माइस्ट्रेशन का डेवलपमेंट हो रहा है और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, आगे की प्लानिंग नहीं है। ओवरब्रिज बन चुके हैं। जैसे देखिए आपका 200 फीट का बाईपास का ओवरब्रिज जी, वहाँ ओवरब्रिज का पानी का निकासी का क्या साधन है? अच्छा, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन किरण महेश्वरी जी मैं आपके पास शुरू करना चाहूँगा, क्योंकि आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो जाहिर है सवाल आपसे ज़्यादा होंगे। जो किसानों का सवाल है, जैसे हमने अपनी रिपोर्ट में कहा कि फसल बीमा योजना जो है वो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो गेम चेंजर एक योजना है कि किसानों का इस देश में बारिश से भी नुकसान होता है, ओले से भी नुकसान होता है, बाढ़ से भी नुकसान होता है, सूखे से भी नुकसान होता है। और राजस्थान में सूखा बहुत आम बात है, 80% यहाँ पर सूखा पड़ता है। तो क्या जो यहाँ से सवाल आया कि ये बात सही है कि 1.5 लाख के करीब किसानों को फसल बीमा योजना का फ़ायदा मिला, लेकिन वो शायद उतना काफ़ी नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये मानेंगे कि जो फसल बीमा योजना है उस फसल बीमा योजना का सरलीकरण हुआ है। जो पहले जिस तरीके से जो कहा गया कि बहुत सारे पेंडेंसी जो थी उस पेंडेंसी को क्लियर करने का काम अब हो रहा है और उन सारी चीज़ों को सरलता से लिया जा रहा है। ऑनलाइन उसके फॉर्म्स लिए जा रहे हैं। पहले ये होता था कि कहीं पंचायत समिति में लिए और वहीं पे रुके हैं, तो ये अब बड़ा आसान उसका तरीका हुआ है। वेरिफिकेशन जो है वो ग्राम सभा के माध्यम से और ग्राम का जो पटवारी है गांव के अंदर, उस पटवारी का जो वो करके देता है उसी के आधार पर आज ये सारी चीज़ों को क्लियर कर रहे हैं। इसके अलावा जो आपने कहा कि फसल का खराबा अगर कहीं पर हुआ है तो पहली बार ये सरकार आई जिसने 33% खराबे को भी उन्होंने पूर्ति करी।
पहले ये खराबा 50% से ज़्यादा अगर किसान का होता था तो ही उसे मुआवजा मिलता था, लेकिन इस बार गवर्नमेंट में 33% खराबे पर भी किसान को उसका फसल खराबे का मुआवजा मिल रहा है। नुकसान की भरपाई करने की कोशिश। इसके अलावा जो बात कही कि यहाँ पर समर्थन मूल्य के अंदर किस तरीके से हो रहा है कि किसान नहीं बैठते हैं, कौन कहता है कि किसान नहीं बैठते हैं? GSS के लेवल के ऊपर ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने मॉनिटर किया है। आज गेहूं के अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो गेहूं जब आया बाज़ार के अंदर तो 1300 रुपये क्विंटल के नाम पर के भाव पर आया, लेकिन वह किसान को 1725 रुपये समर्थन मूल्य सरकार ने दिया। यानी ये कितना बड़ा, जो 1300 रुपये 1400 रुपये में बाज़ार में ख़रीदने के लिए लोग तैयार थे, उसको सरकार ने 1725 रुपये क्विंटल के रूप में ख़रीदा। तो सरकार ने ज़्यादा समर्थन मूल्य के ऊपर दिया है, इसलिए कि किसान को उसका पूरा फ़ायदा मिले और इस प्रकार की सारी चीज़ें हो। आज तो अभी आपने देखा 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी और उन्होंने कहा कि अगर समर्थन मूल्य हमारा कम होगा और बाजार दाम ज़्यादा होगा तो हम उसका भी जो डिफरेंस है वो भावांतर योजना के तहत उसका भी जी बिल्कुल। और डॉक्टर रघु शर्मा क्यों नहीं पहले किसी ने सोची? आज ये कह रहे हैं कि सरकारें तो पहले बिल्कुल मैंने कहा बिल्कुल, लेकिन सोच का जो परिवर्तन किरण महेश्वरी जी, क्योंकि कई सवाल आए हैं, एक एक करके सवालों पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर रघु शर्मा, आप भी जनप्रतिनिधि हैं और जैसे मैंने कहा आलोचना का अधिकार आपको है, लेकिन मैं आ रहा हूँ आपके पास, सुन लीजिए। जनता के नहीं, जनता ने जो सवाल उठाए उसी पे मैं बात सुनिए आप पहले मैं जो इन्होंने प्रश्न किए ना, बार बार बीजेपी के नेता, एक मिनट बार बीजेपी के नेता एक बात कहते हैं जी, ये राज्यनामा है जी और आंकड़े झूठ नहीं बोलते हैं जी। राजस्थान में आजादी के 70 साल बाद कितने साल कांग्रेस ने राज किया और कितने साल बीजेपी ने राज किया, इसका खुलासा भी मैं कर देता हूं। आप 90 से उठा के हम 2018 में हैं, 18 साल, सुनिए मेरी बात, आपको परेशानी क्या है? जी जी जी, नहीं आप बताइए अपनी बात। 28 साल आपस में बात, 90 से लेके और 2018 तक 28 साल में से 18 साल बीजेपी ने राज किया, हम 10 साल सत्ता में रहे और उससे पहले सुनिए मेरी बात, एक मिनट आप इम्पेशेंट हो जाते हैं जी जी। उससे पहले 2.5 साल जनता पार्टी के रूप में इस प्रदेश में और देश में राज कर सकी है अपोजिशन पार्टियां, जिसमें बीजेपी शामिल थी। आप मुझे बताइए 30.5 साल ये निकल गए, 70 साल। चलिए इस बात में डॉक्टर रघु शर्मा देखिए नहीं 55 साल छोड़ दीजिए, 70 साल में से देखिए जनादेश, देखिए जनादेश, और आप उसका जवाब नहीं, अगर 18 साल बीजेपी को जनादेश मिला तो बीजेपी राज करेगी। आपको अगर मिला था तो आपको नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, पार्टी का जुमला हो गया। नहीं आप बात तो सुन लीजिए। 55 साल कांग्रेस, अरे 55 साल सत्ता में रहे नहीं आप लोगों को। डॉक्टर रघु शर्मा और भी मुद्दे हैं, मैं आपके पास सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ। एक मिनट किरण जी एक मिनट। डॉक्टर रघु शर्मा, राजीनामा में आपके पास मौका है कि आप इस बहस में ना पड़ के कि किसने कितने साल राज किया, जनादेश मिलता है, लोग राज करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि भामाशाह योजना यहाँ पर शुरू हुई राज्य सरकार की तरफ से। सुन लीजिए मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। सरकार का ये कहना है कि 54 सरकारी योजनाओं का सीधा फ़ायदा, जो पैसा आता था, चाहे वो सब्सिडी है यूरिया की, चाहे वो गैस की सब्सिडी है, वो सीधा गरीब के या महिला को मुखिया बनाकर परिवार का उसके खाते में जा रही है। क्या ये अच्छा काम नहीं है? हाँ। इस तरह की जो अलग अलग योजनाएं हैं, 54 योजनाएं हैं, इसका फायदा लोगों को पहुंचा है, ये सरकार कह रही है। ठीक है जी, तो क्या आप इसको काउंटर करते हैं? मुझे ये बताइए, आपने जिन मुद्दों पे चुनाव लड़ा 2013 का, वो मुद्दे जनता में जवाब देने पड़ेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, 2013 में आपने कहा कि नहीं कहा कि हम 15 लाख लोगों को रोजगार देंगे? 2013 में आपने किसानों को उसका समर्थन मूल्य देने की बात कही कि नहीं कही? अब दूसरी बात, आपने कहा कानून और व्यवस्था बेहतर स्थिति में लेके आएंगे। आप बड़े नेता हैं, प्लीज, अगर आपसे मैंने एक सीधा सवाल पूछा, मैंने आपको कहा, ये मेरा दावा नहीं है, आपने आंकड़ों की बात की, इसलिए मैंने सरकार के आंकड़े आपको बताए। खैर मैं लौटूंगा आपके पास। हरीशचंद्र मीणा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले भटनागर जी ने यहाँ से पूछा, महिला जो हैं, कि एक बड़ा महत्वपूर्ण कानून संसद में पास हुआ और उसको भी गेम चेंजर कानून माना जाता है जहाँ तक दिव्यांगों का सवाल है, और ये नाम दिव्यांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद दिया।
और ये उम्मीद की गई थी कि उसके बाद उन लोगों के लिए ज़िंदगी बेहतर होगी। और जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि चाहे वो विधानसभा हो चाहे और दूसरे जगह हो, वो ज़्यादा फ्रेंडली होंगे, ना सिर्फ ये जगह फ्रेंडली होंगी, समाज ज़्यादा फ्रेंडली होगा और उन चीज़ों को समझेगा। लेकिन उस कानून के नियम नहीं बने, ये शिकायत है, बहुत ही बुनियादी बात है। श्रीमती भटनागर का जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है। आपका जो सवाल है बिल्कुल जायज़ है। जो कानून बना, मैं आपको प्रक्रिया बना देता हूँ। पहले कानून बनता है, फिर उसके नियम बनते हैं और फिर वो लागू होता है। ये 3 स्टेजेस में काम होता है। कानून बनना था, जहाँ कानून बन चुका, और जो आपने कमी बताई, मैं उसके बारे में किरण जी ज़्यादा बताएंगी। पर कानून क्या होता है, कानून समय पे बनना चाहिए और समय पे जनता की आवश्यकता अनुसार लागू भी होना चाहिए, जब ये फलीभूत भी हो। कोई बात किताबों में ही रह जाए, कहीं यहाँ रह जाए, तो जनता को इससे मतलब नहीं है। जनता ये चाहती है हमें क्या मिला। तो जनता जैसे आक्रोशित है, अलग अलग वर्ग हैं, ये हमारा जनप्रतिनिधियों का, राजनीतिक पार्टियों का हमारा कर्तव्य है आपको संतुष्ट करें अपनी कार्यशैली से, निष्पक्षता से। और अगर हम आपका विश्वास अर्जित नहीं कर पाए, कमी हमारी दोष हमारा है, आपका कोई दोष नहीं है। आपको अधिकार है हमसे कहने का, क्योंकि हमको बनाने वाले आप हैं। आप जनप्रतिनिधि को बनाते हो, जनप्रतिनिधि सरकार में जाते हैं, सरकार में मंत्री बनते हैं, सरकार चलाते हैं और विपक्ष में रहते हैं। ये सब ये है, तो हमारी सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, पक्ष की विपक्ष की, कि हम जनता के भावनाओं के अनुरूप, जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप हम काम करें, ताकि हमारी जनता, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, हैं तो आप हमारे और हम आपके। हम कोई विदेशी तो नहीं हो गए, तो जहाँ भी जो कमी है हमको इससे। जी मैं आऊँगा। आप जनता से पूछ लो, हम तो बोलेंगे नहीं, जनता बोल और उनका जवाब सरकार दे दे। नहीं, हमें कुछ नहीं बोलना। चलो, डॉक्टर रघु शर्मा जी मंजूर है। डॉक्टर रघु शर्मा जी, डॉक्टर रघु, एक मिनट, मैं आपकी बात आप का जनता जवाब बुलाइए ना, लेंगे। जनता से बुलवा लो, मंत्री जी जवाब दे देंगे, आपके सामने फैसला हो जाएगा। रघु शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले जो उन लोगों ने सवाल पूछे, उनका जवाब ले लें अगर आपकी अनुमति हो तो। आप तो पूरे जवाब लो, सरकार की कोई दिक्कत नहीं आप सरकार को पूरा अधिकार है अपना पक्ष रखने का, आप फैसला करने वाला रघु शर्मा जी, सामने रघु शर्मा जी, मेरे कहने से उनका फैसला नहीं बदलेगा, लेकिन क्यों किरण जी को बरी करना चाहते हैं? जवाब देने दीजिए। कुछ नहीं कह रहा, आप बोलो। उनके जवाबदेही है, वो मंत्री हैं। बताइए आप जनता जी। तो किरण जी, राजस्थान को एक वक्त में बीमारू राज्य कहा जाता था, जो जनगणना के उसमें आंकड़े जो सामने आते थे, और काफ़ी आगे उस लिहाज से राजस्थान अब आगे बढ़ चुका है। अब इस राज्य को एक समृद्ध राज्य के तौर पे देखा जाता है। लेकिन अभी भी जो आंकड़े बताते हैं, रघु शर्मा जी से मैं भी पूछूंगा कि 66% ही है साक्षरता, ये इसका क्या कारण है? देखिए, साक्षरता 66% है, लेकिन वो बढ़ी है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि ऐसा है कि जो अवेलेबिलिटी एजुकेशन की किस तरीके से हम लोग नीचे तक पहुंचा सकते हैं, वो सारी चीज़ों के अंदर काफ़ी बदलाव आया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने देखा उसका असर नीचे तक किस प्रकार गया कि आज ये सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कुछ समाज के थोड़ा हिस्सा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर जाएंगे तो बेटियों को पढ़ाने का कभी सोच था नहीं पहले। अब बेटियों को पढ़ाने का सोच बढ़ा है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। अब गांव का पिता ये कहता है कि मेरी बेटी पढ़नी चाहिए, उसको पढ़ना है, स्कूल उसको अवेलेबल कराने का काम सरकार ने किया। सरकार ने, इसीलिए मैंने जब शुरुआत की तो मैंने कहा कि 12वीं तक का स्कूल हमारे पंचायत मुख्यालय पर नहीं हुआ करता था, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने 12वीं तक का स्कूल हर ग्राम पंचायत के मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से खोल दिया। अब ये जब खोला तो उससे वह बच्ची जो आज वो अपने पंचायत मुख्यालय पर पढ़ने नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल नहीं है, तो दूसरी पंचायत में उसके फादर उसे नहीं भेजेंगे, तो उसको वहीं स्कूल अवेलेबल हो गया। तो ये जो ग्रॉस रेशियो है, एनरोलमेंट ग्रॉस रेशियो, वो बढ़ा। वो कितना बढ़ा कि आज 17 लाख स्टूडेंट्स मैंने हमारे एनरोल हुए गवर्नमेंट स्कूल के अंदर। इससे आप एक दृश्य जाता है कि 17 लाख स्टूडेंट्स की बढ़ोतरी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हुई है। सरकारी विद्यालय के प्रति एक विश्वास लोगों का जागृत हुआ। आज हम लोगों को पंचायत समिति मुख्यालय पर मॉडल स्कूल्स बन रहे हैं। 85,000 टीचर्स की भर्ती हुई है पिछले 5 सालों के अंदर, क्योंकि ये स्कूल खाली पड़े रहते थे, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं होते थे, तो कौन स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इसलिए ये तो आप ये कह रही हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं का लाभ मिला है और पूरा लाभ लिया, गंभीरता से इस पर काम किया। लेकिन मैं आपके पास आना चाहता हूँ डॉक्टर रघु शर्मा,
66%। मेरी बात सुन लीजिए। हाँ बताओ। 66% साक्षरता है इस प्रदेश की, और वसुंधरा राजे की सरकार बनने से पहले 5 साल आपकी सरकार थी। हाँ। उस वक्त में आंकड़े और भी खराब थे। आपको बताना चाहिए कितने आंकड़े थे। यही तो आप शिक्षा मंत्री हैं, किरण जी को ये कहना चाहिए कि जब हमने सरकार छोड़ी थी राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत ये था, और इन 5 सालों में हमने ये प्रतिशत बढ़ा के आज लाके खड़ा किया। 20% ये प्रतिशत बढ़ा है। आप लेकर आ जाओ। मेरी बात सुनो। देखो मैंने हमेशा आपको विधानसभा में भी आप देखा जब बोल रहे थे, आप गलत चीजों को मत बोलिए। आप आंकड़े उठा के देख लें। मैं खुद विधायक रहा हूँ, और मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में जितनी पंचायतें थी, हर पंचायत मुख्यालय पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल कांग्रेस सरकार में खोल दी थी हमने। ये बात, और इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर मैं आपने खुद ने विधानसभा में बताया जनता कि की मेरे अदालत यहाँ में स्कूल देखिए, खोलो, किरण जी बोलने दो मेरे को। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो सजा मुझे मिलेगी। अगर झूठ सरकार बोल रही है तो सरकार। लेकिन आप ये बात मानेंगे, ये बात मानेंगे डॉक्टर रघु शर्मा, क्या आप ये बात मानेंगे, क्या आप ये बात मानेंगे कि राजस्थान में चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दोनों ही सरकारें अभी भी पूरी तरह से इस राज्य को साक्षर राज्य के क्षेत्र में आगे नहीं ला पाए हैं, या उसको उस दर्जे का राज्य नहीं बना पाए, और वो करने की जरूरत है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजना उसमें मदद करती है। कोई एक बेजा आलोचना नहीं करनी चाहिए। ये अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे जी, तब उन्होंने कहा था बिजली बचाओ, पानी बचाओ और सबको पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ये नारे चल रहे थे बहुत सालों से, ये कोई नया नारा नहीं है। मेरा सवाल किरण जी से यही है कि आपकी सरकार ने एक झटके में, हमने 17,000 स्कूल खोले थे राजस्थान के अंदर, एक झटके में एक ऑर्डर से राजस्थान में 17,000 स्कूल बंद करके आप साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने का दावा कर रहे हो। एक बात मैं मानता हूं, आपने कहा कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, ये मैं मानता हूं, लेकिन अगर आप राजनीतिक विचारधारा के ओतप्रोत ये बात करोगे तो ये प्रतिशत कभी नहीं बढ़ पाएगा। आप अपनी अपनी विचारधाराओं को छोड़ दीजिए, आप टेबल पर डिस्कस करिए कि राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत कैसे बढ़े। अब ये तो कह रही हैं हमने खोल दिए स्कूल, और मैं रिकॉर्ड के आधार पर कह रहा हूँ, जब ये पंचायत में जाके भाषण देंगे कि हमने यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोला है बीजेपी के राज में, तो इनकी मखौल उड़ेगी। मैं आपको आज कह रहा हूँ, क्योंकि वो खुल चुका पहले ही, खुल चुका पहले ही। अब ऐसे दावे करने से अगर मैं ये कह दूं, देखिए मेरी 2011 की जनगणना के दे रहा हूं मैं आपको, कि मैंने ताजमहल बनवाया है, अब ये जनता विश्वास करे तभी तो मैं ताजमहल बना सकता हूँ। ताजमहल बना सकते हो क्या आप? देखो ये इसमें क्या है, अब मैं कोई बहस इनसे नहीं करना चाहती हूँ, ये रिकॉर्ड के ऊपर है। 5,500 स्कूल एक साथ खुले, उसके बाद 1,500 और खुले, और टोटल 7,000 स्कूल। 17,000 स्कूल देखिए नहीं, कोई बंद नहीं किए। ये गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन हो रहा है। एक मिनट आप बात सुन लीजिए पहले, कर दिया आप पहले सुनिए बात, से पूछ लो। आप ये हाँ जनता से पूछो ना, जाओ गांव के अंदर और पूछो जनता से। आप ये जो है आप जाकर और पूरे राजस्थान का दौरा करें, आप सांसद हैं और कहीं आप कर नहीं रहे। ऐसा है। एक मिनट मैं आऊंगा आप लोगों के पास। किरण जी, रिकॉर्ड पे लेना पड़ेगा। किरण जी, हरिश्चंद्र मीणा जी, हरिश्चंद्र मीणा जी, वही बात आएगी राजस्थान में। आदेश कोई मतलब नहीं है, आप निकाल के देखिए। मैं एक मिनट डॉक्टर रघु शर्मा, एक मिनट। 7,000 डॉक्टर हरिश्चंद्र मीणा जी, 17,000 बंद कर दिए। जो बंद कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है, बड़ी आबादी आदिवासियों की। एक मिनट मैं जानवर बैठे हैं, एक मिनट आदिवासियों की बात हो जाए, एक मिनट। हरिश्चंद्र मीणा जी, इस राज्य में आदिवासियों की भी बड़ी आबादी है, और जहाँ तक शिक्षा के स्तर का सवाल है या दूसरी सुविधाएं पहुंचने का सवाल है, आमतौर पर आदिवासी इलाके जो हैं उनको उनकी हिस्सेदारी या तो बहुत देर से मिलती है, या बहुत मुश्किल से मिलती है, या नहीं मिलती है। राजस्थान में ये आदिवासियों का जहाँ तक सवाल है, कितना समावेशी विकास में उनको साथ लिया गया है? इसमें सिर्फ आदिवासी और गैर आदिवासी की बात नहीं है। जब विकास होता है तो समग्र होता है, और नहीं होता तो किसी का नहीं होता। स्कूल खुलती है तो कभी नहीं होती किसी जाति के लिए, इसी वर्ग के लिए, खुलेगी सबके लिए। पर मेरा जो कहना है कि लोगों ने, जैसे आपने आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया, उसको राजनीतिक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया। आए उसके नाम से आपने वोट बटोरे, शायद आदिवासी वहाँ का वहीं है, या उससे भी बदतर हुआ है। हर वर्ग, जो गरीब है,
राजस्थान में सौभाग्यवश 2 ही पार्टियों का सरकार रही है, हमारे तीसरा दल नहीं रहा, तो वो भी हम एक राजस्थान की जनता मतलब एक धन्यवाद का पात्र है कि हम 2 ही पार्टियों के बीच में, और 70 साल के बाद लोगों ने सबको देख लिया। अब मैं कहूँ मैं कितना ईमानदार हूँ या आप कितने चोर हैं, रघु शर्मा जी तो मुझे चोर बना के ईमानदार बनना चाहता है। नहीं, एक दल दूसरे दल पर आरोप लगा, नहीं एक दल दूसरे दल पर आरोप, कभी नहीं बता सकता आपको। नहीं, एक दल के मतलब हम आरोप क्या लगाते हैं, मैं मेरा काम नहीं बताता, मैं रघु शर्मा जी पे आरोप लगाता हूँ, रघु शर्मा जी अपना काम नहीं बताते मेरे। ये जनता से पूछना चाहिए हमको, बिल्कुल ये पैमाना जनता है। यही मैं कह रहा हूँ। अच्छा रघु शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। आपने कहा कि यहाँ 150 किसानों ने आत्महत्या की क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पंजाब में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। सुन लीजिए मेरी बात, आप राज्यनामा कर रहे हो, आप मेरी बात, राजस्थान की बात कर रहे हो। आप अगर मुझसे पंजाब की बात करना चाहते हो, मेरी बात तो मैं पंजाब की भी कर लूंगा। आप मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर आप जजमेंट दे दीजिएगा। पंजाब वहां पर कांग्रेस की सरकार है, 15 साल इनकी सरकार रही है। मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक किसान आत्महत्या का सवाल है, या जिसे रूरल डिस्ट्रेस कहा जा रहा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकट में है, ये सब मान रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो प्रयास हुए हैं, जैसे आपने एक वक्त में कहा था आधार आपके ज़माने में आया था, और उसका मकसद ये था कि जो किसानों को जो फ़ायदा पहुंचना चाहिए, किसानों की जो इनपुट कॉस्ट है, मुझे पूछ रहे हो तो मैं आप ही से पूछ रहा हूँ, वो कम होनी चाहिए। अब राजस्थान के संदर्भ में आप मुझे ये बताइए कि किसानों के लिए क्या नहीं हुआ जो होना चाहिए था, और क्या हुआ? देखिए 1.5 लाख रुपया जी, ये जो हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के किसान यहाँ बैठे हुए हैं जी, 1.5 लाख रुपया बिना ब्याज के, जब 5 साल कांग्रेस की सरकार रही यहाँ पे, हमने इनको दिया और इनको कहा कि आप नया पुराना कराओ, वापस जमा करा दो, फिर लोन ले लो। ये सरकार आई, इसने तत्काल उसको बंद कर दिया। दूसरी बात, यहाँ पे जैसे ही सरकार बनी थी कांग्रेस की, इस अमरूदों के बाग में खुले रूप में हमारे मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी, 1 नया पैसा किसान का बिजली का दाम हम नहीं बढ़ाएंगे। और 5 साल हम रहे, हमने नहीं बढ़ाया। हम लोगों ने किसानों के वेलफेयर, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ठीक कर दिया, किसान मालामाल हो गया, लेकिन ये बीजेपी भी नहीं कह सकती। आज दोनों पार्टियों को इस बात का क्रेडिट तो आप दे दीजिए कि इन्होंने एमएसपी को 1.5 गुना किया, इन्होंने भावांतर देने की बात कही, 50,000 के कर्जे माफ किए, कम से कम ऐसा है 50,000 के कर्जे माफी पे ये वोट मांग रहे हैं। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैंने कहा ना अभी कि मैं कुछ भी दावा कर दूं कि मैंने तो ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये भी कुछ दावा करें, हमारे दावे फिजूल है। असली फैसला करने वाले जनता बैठी है, जो लाभार्थी हैं। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूँ, मैं बायस्ड हो सकता हूँ, लेकिन पब्लिक बायस्ड नहीं है। आप लोगों के पास लौट रहा हूँ। मेरा नाम संजय नहाटा है और मैं मिस भटनागर के क्वेश्चन के उत्तर में पूछना चाह रहा हूँ। आपने बोला 3 फेज हैं, 3 फेज के लिए कोई टाइम लिमिट तो होगी? आज कोई भी दिव्यांग जन जो नाम दिया है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो जो सम्मान आज हमें जो उन विशेष जनों का होना चाहिए वो उस नाम से उन्होंने पहली बात किया। इसके अलावा आज तक पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई भी दिव्यांग होता था, अगर उसे पेंशन मिलती थी तो 18 साल से ऊपर का दिव्यांग है तो उसे पेंशन मिलती थी। ये गवर्नमेंट आई और इन्होंने 0 के ऊपर भी, अगर कोई छोटा बच्चा भी है वो अगर दिव्यांग है तो उसका भी पेंशन शुरू किया, और 750 रुपये उस दिव्यांग का पेंशन शुरू करने वाले। पहले ये संवेदनशीलता भी मैं नहीं कहना चाहती हूँ, फिर आप कहेंगे कि आप बीजेपी की बात करते हो, लेकिन पहले इस प्रकार की संवेदनशीलता जो आज इस सरकार के अंदर हमें देखने को मिल रही थी वो नहीं थी। माँ अपने बच्चे को लेकर घूमती रहती थी। मैं एक महिला हूँ, मैं गांव के अंदर पिछले 30 साल से मैं भी राजनीति के क्षेत्र के अंदर हूँ, और हम देखते हैं उन बच्चों को, हमारी खुद की हमदर्दी होती कि ये छोटे छोटे बच्चे, इनको क्यों नहीं पेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन पेंशन शुरू कराई तो अब की बार शुरू हुई है, छोटे बच्चे को भी 750 रुपये उसकी माँ को उस बच्चे के नाम पर पेंशन मिलने का काम हुआ। आपने जो कहा एक्ट बनाने की बात, जो रूल्स बन रहे हैं वो रूल्स फ्रेम हुए हैं, अब उसको एक्ट के जाने से पहले उसे पब्लिक ओपिनियन, उस एक्ट को पब्लिक डोमेन के अंदर डाला जाता है। उस पब्लिक डोमेन के ऊपर डालने के बाद विचार लिए जाते हैं, और विचार लेने के पश्चात ही उस एक्ट को पूरी तरीके से विधानसभा में लाया जाता है। इसलिए उसका प्रोसेस जारी है। आप इस बात से मुझ पर अगर विश्वास करते हैं तो इस बात को अच्छी तरीके से समझें कि गवर्नमेंट के जो मंशा है वो बहुत ही शुद्ध मंशा है।
गवर्नमेंट चाहती है कि दिव्यांग के लिए जो नियम पास होना है वो राजस्थान के अंदर जल्दी से जल्दी हो, और इसके लिए मैं एज ए राजस्थान की प्रतिनिधि ये कह सकती हूँ, इसको हम अतिशीघ्र इस एक्ट को हम लोग लेकर आएंगे, चाहे हमें उसे बाय सर्कुलेशन लाना पड़े, हम लोग इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके इसको करेंगे। इसमें कोई अन्यथा आपको ये लेने की आवश्यकता नहीं कि कोई आरोप लगाने की जरूरत। हेलो, मेरा नाम रमेश चंद्र लक्ष्कार है। मैं जयपुर से ग्रामीण क्षेत्र शेष में निवास करता हूँ। ये आज जो राज्यनामा के माध्यम से हमें एकत्रित एक स्थान पर पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है, मैं राज्यनामा को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। भारत सरकार और राज्य सरकार के यहाँ जो प्रतिनिधि है, ये जो अपनी जो चर्चा चल रही है, इसमें पक्ष प्रतिपक्ष की बात तो होती है, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन किसी वास्तविक सत्यता को नकार देना ये हमारी कमी या नासमझ हो सकती है। यहाँ राज्य सरकार की बात करें तो मैं बताता हूँ आपको, पिछले 15 साल की पुरानी, जब गहलोत साहब का शासन था, उस समय मैं बीएड था और मैंने 1200 रुपये पैरा टीचर की नौकरी लगने के लिए जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन मेरी 1200 रुपये की नौकरी भी नहीं लग पाई। कारण क्या था? भ्रष्टाचार। सरपंच, वहाँ के प्रधान, जो सरकार के नुमाइंदे थे, वो अपने लोगों को प्रपोज करते थे और ग्राम सभा की मीटिंगों में उन्होंने पैरा टीचर बनवाया। मैं पीएचडी होल्डर हूँ। मैंने राजस्थान प्रशासनिक सेवा का एग्ज़ाम दिया, मैं इंटरव्यू में गया और वहाँ भी मुझे इंटरव्यू में रख दिया गया। आप सोचिए, जब मेरे जैसे पढ़े लिखे आदमी के साथ में ऐसा हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं, पहले भी वसुंधरा जी का शासन रहा, अभी भी वसुंधरा जी का शासन रहा। रिकॉर्ड उठा के देखिए मित्रों, आप प्रबुद्ध जन हैं। जब जब भी भाजपा का शासन आता है, 2 बातें विशेष रूप से राजस्थान में होती है। एक तो नियुक्तियाँ, राजस्थान में सबसे ज़्यादा नियुक्तियाँ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। ये बहुत लंबा हो रहा है, आप माइक उनको दे दीजिए प्लीज। माइक दे दीजिए। वास्तव में यहाँ जी हो गया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, वो हमने रिपोर्ट में बता दिया, आपने दे दीजिए माइक। अब एक निवेदन मेरा आपसे ये है कि आम नागरिक तक प्रशासन की जो सेवा, सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए हैं, आप उनको दे दीजिए, वो और पहुंचाने का प्रयास करें। जी उनका दे दीजिए, पीछे आपके पीछे उनको दे दीजिए। पहले वो बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उनको पीछे दे दीजिए। मेरा नाम शाहिना है और मैं ऑनलाइन और आपकी बहुत सारी डिबेट सुनती हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम सुनती हूँ, बहुत बहस होती है, हर मुद्दे पे बहस होती है। लेकिन मैं एक ऐसी पॉपुलेशन के बारे में बात करना चाहती हूँ जो हमेशा से नेग्लेक्टेड रही है। बच्चों के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो 43 या 40% के लगभग आबादी है हमारी, जिसे हम वॉइसलेस पॉपुलेशन बोलते हैं। उसमें दिव्यांग से लेकर, और अगर आप किशोर न्याय अधिनियम देखें, सारे बच्चे हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे हैं। जो बजट होता है, वो बजट भी उसका बहुत कम प्रतिशत जो है बजट में उनके नाम पर होता है। ज़्यादातर उसमें से भी एजुकेशन पे होता है। अगर आप संरक्षण की बात करें तो संरक्षण पे कोई बजट नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दोनों ही सरकारों से मैं पूछना चाहती हूँ कि कब ऐसा टाइम आएगा जो इस वॉइसलेस पॉपुलेशन को वॉइस मिलेगी, उनको भी उतना ही राइट्स मिलेंगे जो उनको दिए गए हैं। वो ऐसा कब होगा, उनका पार्टिसिपेशन कब होगा? जी किरण जी, आप थोड़ा पर्टिकुलर बताते हैं ऐसे वॉइस। जी नहीं, देखिए बेसिकली उनका कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे हैं, बच्चों में कुपोषण, बच्चों की शिक्षा, बच्चों की देखरेख, अगर आप बहुत उसको सरल तरीके से समझना चाहें, जो आंगनबाड़ी की व्यवस्था है, क्या वो हर गांव में हुई है, जिससे कि वहाँ पर ख़ास तौर पर जो SC ST ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ पर ये बहुत बड़ी समस्या है कुपोषण की। तो वो मेरे ख्याल से उनका कहने का मतलब वो है। ये ज़रूर है कि अभी हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने आशा वर्कर जो हैं उनकी उसको मानदेय को डबल किया है, लेकिन जो गांव-गांव में कुपोषण की समस्या से लड़ने का सवाल है, उस फ्रंट पे आपकी सरकार ने क्या काम किया है? देखिए, जो एलैबोरेशन आपने किया है उसमें अगर देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो शिक्षा के लिए उनको अच्छे स्कूल्स मिले,
वो काम सरकार ने किया। इसके अलावा आपने कहा कि और आंगनवाड़ी केंद्र के अंदर, तो आंगनवाड़ी केंद्र हम लोगों ने पिछले 5 इयर्स के अंदर लगभग 8,000 से भी ज़्यादा आंगनवाड़ी नई यहाँ पर आई है। आंगनवाड़ी जो पहले कोई ऐसे किराए के भवन में चलती थी, वो अब परमानेंट उनका आंगनवाड़ी का केंद्र बनाया। उसके साथ ही आंगनवाड़ी को एक आदर्श आंगनवाड़ी के रूप में नंद घर बनाया, जिस नंद घर के कंसेप्ट पे चल रहे हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ। यही नहीं, इनके अंदर जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको जो पोषाहार देना है, वो पोषाहार देने का काम भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। इसमें भी हम लोगों ने कई आंगनवाड़ी ऐसी है जिस आंगनवाड़ी के अंदर ये सारी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पोषाहार को वहीं बनाने वाली बनाया है, ताकि ये नहीं कि घर ले जाकर वो पोषाहार खाए, लेकिन वहीं पर उसे गरम गरम पोषाहार मिले। ऐसे ही यानी हर चीज़, देखिए एक चीज़ तो मैं आप सबको कह दूं कि कोई भी चीज़ जो गलत है उसको सही करने में समय लगता है। आज अगर हम लोग सोचें कि अभी के अभी क्यों नहीं हुआ, ये इतने वर्षों से जो चीज़ें चली आ रही थी उसको ठीक करने ना नहीं हो रहा है, उसमें सुधार हुआ है, उसमें सुधार हुआ है। मैडम ये सुनने का ट्राई करिए, इसमें सुधार हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपको भी इसको वेरीफाई करना चाहिए जाकर। मैं देखिए हरिश्चंद्र मीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं रघु शर्मा जी आपके पास है कि हरिश्चंद्र मीणा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। धन्यवाद मैडम, आपका क्वेश्चन था, मूलभूत क्वेश्चन ये होना चाहिए। कुछ देशों की आपने सुनी होगी, कुछ विकसित देश होते हैं, कुछ विकासशील देश होते हैं, इनमें फ़र्क क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस देश को हम विकसित देश कहेंगे, किसको विकासशील कहेंगे, इसको हमको समझना अनिवार्य है। विकसित देश वो होते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे अपनी जीडीपी का एक निश्चित प्रतिशत खर्च करते हैं। और ये क्या है इसके पैमाने? एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। जो देश अपनी जीडीपी का एक पर्टिकुलर हिस्सा उस पर प्रतिशत खर्च करता है वो विकसित देश कहलाता है। उसमें हमको सुधार की आवश्यकता है अगर हमको विकसित होना है, क्योंकि हमारे युवाओं के, हमारे बच्चों के विकास के बिना, जो आज का बच्चा है कल का भविष्य का नागरिक तो यही है, इनके विकास में ये 3 चीज़ों अहम है। शिक्षा भी अहम है, स्वास्थ्य भी अहम है, और न्यूट्रिशन पोषण भी अहम है। इस पर अगर हमारा जब प्रतिशत बढ़ने लगेगा, और मैं मानता हूँ सरकार कोई भी रहे, हमारी सरकार भी, मोदी जी को हम बार बार कहते हैं लोकसभा की आप टीवी डिबेट देखना, मेरा जोर इस पर रहता है कि हम इस इतना बड़ा हमारा जो वर्ग है, जो आपने कहा 40% है, ये हमारा बहुत अहम वर्ग है। पर क्या होता है, कभी कभी बातें चलते चलते हम जातियों में उलझ जाते हैं, कभी धर्म में उलझ जाते हैं, कभी भाषा में उलझ जाते हैं, हम कहीं कहीं पथभ्रष्ट हो जाते हैं। तो हमको एक दिशा में आना है कि ये बच्चे मजबूत होंगे, हमारा देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। और मैं मानता हूँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों कोई कसर नहीं छोड़ रही। रघु जी हाँ बिल्कुल ऐसा मत करिए, अगर आप ये कर देते तो नौबत ही नहीं आती जी। नहीं, लेकिन रघु शर्मा जी बिल्कुल मैं वही बात बार बार आप याद दिला रहे हैं कि ये कार्यक्रम राजनामा है, क्योंकि चुनाव करीब है, चुनाव के मुहाने पे राज्य खड़ा है, तो जाहिर है कि बहस थोड़ी गर्मा गर्मी वाली हो सकती है। लेकिन जो मूलभूत मुद्दे हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद बताया कि जो बजट का हिस्सा होता है बच्चों के लिए, उसमें ज़्यादा हिस्सा शिक्षा पे चला जाता है। लेकिन शिक्षा तब मिलती है जब बच्चा उतने साल तक जीता है, उतने उस उम्र तक पहुंचता है। जो पोषण का सवाल है, और बच्चों के पोषण के साथ साथ माँओं के पोषण का जो सवाल है, उसको आप किसी 3 या 4 साल में बांटकर नहीं देख सकते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि राजस्थान के सामने ये एक बड़ी चुनौती है, और एक लोकसभा सांसद के तौर पर आप कोशिश करेंगे कि केंद्र से ज़्यादा फंड आए और ज़्यादा काम हो राजस्थान में, और ये भी जो पार्टियां हैं, किसानों के साथ साथ दिव्यांगों के मुद्दे भी, बच्चों के मुद्दे भी, महिलाओं के पोषण के मुद्दे भी, जो शायद वोट के लिए उतने अट्रैक्टिव मुद्दे नहीं हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टोज में आएंगे। ये दुर्भाग्य है इस देश की राजनीति का, ये बात मैं स्वीकार करता हूँ, ये स्वीकार करें नहीं करें, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनको राजनीति से परे रखना चाहिए। नहीं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो राजनीति से परे छूट गए हैं, उन पर राजनीति होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके नाम पे आप वोट मांगिए। आपकी बात से सहमत, मैं आपकी बात से, बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था करें, आप जो कहना चाहते हो वही कह रहा हूँ, मैं अपने तरीके से कह रहा हूँ जी कि उनको, उनके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में अगर वो चले गए, जो कि होता आया है, तो फिर वो पिछड़े रहेंगे। आप उनको अलग मुद्दा रख दीजिए कि इस पर कोई राजनीति नहीं होगी, इस पे राज्य का इतना प्रतिशत बजट। हरीश मीणा जी ने ठीक कहा, मैं उनकी बात समर्थन करता हूँ। बार बार हम कह रहे हैं
राजस्थान तो बीमारू राज्य था, हमने बीमारू राज्य से बाहर निकाल दिया। अब बीमारू राज्य के भी कोई मापदंड होंगे, कोई पैरामीटर्स होंगे कि किन प्रदेशों को बीमारू मानते हैं और किन प्रदेशों को बीमारू राज्य की बाहर की श्रेणी में रखते हैं हम। तो ये जो हमारी बहन जी ने उठाया मुद्दा, वो हमारी बहन ने उठाया मुद्दा, इन मुद्दों के ऊपर हम हमारा नज़रिया बदलें, उसमें वोट की राजनीति लेके न आए, तब जाके इन सेक्टर्स में सुधार हो सकता है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि कोई सुधरने को तैयार नहीं है। जी, आप कम से कम उसकी शुरुआत इनसे कहलवा दो, मैं तो कह रहा हूँ जी। नहीं, उनका तो कहना है, कि काम हो रहा है, इस पे काफी बेहतर काम हो रहा है। एक दिन में नहीं हो सकता, धीरे धीरे इसके ऊपर सवाल ये है, देखिए तो सरकार किसी पार्टी की बने, चीजों को ठीक हो। हम अगर 43% हमारा बच्चा है, उसकी आप पॉपुलेशन, हमारा बजट, इस बजट को टच नहीं कर पाएगी सरकार, इसको डाइवर्ट नहीं कर पाएगी कोई और मद में। ये बजट तय है, रघु शर्मा जी, ये तय हो ना। रघु शर्मा जी, जब चुनाव शुरू होगा और जनादेश का सवाल होगा तो तब हम जाएंगे गांवों में और दूसरे शहरों में। आज राजनामा में, क्योंकि हम लोग राज्य के विकास से जुड़े हुए मसलों पे बात कर रहे हैं, आप बेफिक्र रहिए, चुनाव में चुनावी मुद्दों पर बोलने का आपको मौका देंगे। लेकिन जो सरकार कहती है कि 46,000 गैस कनेक्शन उन महिलाओं को दिए गए हैं जो धुएं से परेशान थी, महिलाओं, क्या ये अच्छा काम नहीं है? मैं एक बात आपसे नहीं, आप ये कहें कि इन्होंने 46,000, मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 46,000 गैस कनेक्शन उन गरीब महिलाओं को दिए गए जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं थे, जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, जिनको टीबी होती थी या आंखें खराब होती थी। आप ये कहें कि हम 1,46,000 को देंगे, हम आ जाएंगे, लेकिन आप ये कहें कि नहीं, इनको गैस कनेक्शन नहीं मिले या सब्सिडी काट ली गई थी। कौन कह रहा है ये बात कि इनको नहीं मिले थे? इनको तो मिले हैं, लेकिन कैसे मिले हैं ये भी तो जानो। इनको इनकी पेट काट के मिले हैं। और सेकंड सिलेंडर, दूसरा सिलेंडर, एक सिलेंडर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद दूसरा सिलेंडर लेने जब वो जाएगी ना, तो उसको 900 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। ये बात भी सही है। नहीं, आप तो एक बात बताइए, एक मिनट में अगर कोई स्कीम लेके आ रहे हो, मैंने आपसे पहले कहा, रघु शर्मा जी, मैंने आपसे कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये योजना सरकार ने चलाई कि आप वॉलंटियरली सब्सिडी छोड़ दें अपनी मर्जी से। मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ, केंद्र सरकार की योजना है। लेकिन राज्य में 46,000 गैस कनेक्शन उन लोगों को मिले जिनके पास, अब आप कह रहे हैं कि दूसरा सिलेंडर नहीं मिलता है, पहला मिला, ये मानते हैं आप? नहीं, बिना पैसे नहीं मिला। वो क्या कह रही है जनता? मैं आपसे जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे एक सवाल, आप बता दो पहले, फिर मैं बता दूंगा। मैं बात कर रहा हूँ महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला या नहीं मिला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। 46,000 महिलाओं को देने वाला जानता है कि मिला कि नहीं मिला। ये गिनती करने तो मैं गया नहीं हूँ, लेकिन ये दावा कर रहे हैं और उस दावे की सच 1 महीने बाद सामने आ जाएगी। मैं तो ये कह रहा हूँ, क्योंकि कौन एंडोर्स करे? आज मैं ये हैं, बताओ, वो बता रहे जी, पब्लिक बता रही है, आप सुन लो उनसे जी। भाई, इनका दावा है ना हमने 46,000 दे दिए, इनका दावा है कि हमने दिव्यांगों के लिए हमने कानून में परिवर्तन कर दिया। दिव्यांग यहाँ बैठे हैं, उस कानून के लिए नियम बने नहीं है, वो कानून लागू नहीं हुआ। 2 राज्यों में बीजेपी की सरकार है, एक राज्य ने लागू कर दिया, दूसरा राज्य ये कह रहा है हमको पब्लिक डोमेन में जाना है। वो भी लागू हो रहा है, लेकिन टाइम ही नहीं है आपके पास। अरे आचार संहिता लग जाएगी 5 तारीख को। जो है वो भारतीय जनता पार्टी की ही आनी है राजस्थान में, आप चिंता मत करो। अच्छा, तो 50 साल राज करेंगे। बिल्कुल करेंगे। माफ कीजिएगा, 20 बच्चे हैं, ये 50 साल राज। माफ कीजिएगा किरण जी, डॉक्टर रघु शर्मा, हरिश्चंद्र मीणा जी और आप सभी लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। मुझे माफ़ कीजिएगा, कार्यक्रम का समय खत्म हो रहा है, तो इतना ही हम कह सकते हैं कि राजस्थान इस वक्त चुनाव के मुहाने पर खड़ा है और आज जो चर्चा हुई, हम चाहते थे कि राज्य के विकास से जुड़े हुए मसलों पर ही वो केंद्रित रहे, लेकिन जब चुनाव का मसला होता है तो तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपनी अपनी बात कहते हैं और कई बार राजनीतिक रंग भी उस बहस को मिलता है। शायद उसकी एक झलक आज के कार्यक्रम में रही और जनता की भी अपेक्षाएं बढ़ती हैं। जनता के जो प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, जो प्रबुद्ध नागरिक मौजूद थे, उन्होंने कई सवाल जो है वो किए। हमारी कोशिश थी कि सारे सवालों के जवाब मिल सकें, लेकिन शायद कुछ सवाल हमारी कोशिशों के बावजूद भी छूट गए हों। हमारी कोशिश होगी कि एक बार फिर राजस्थान लौटें और यहाँ के लोगों की बात उनके जनप्रतिनिधियों के साथ सीधे करवाएं।
लेकिन फिलहाल क्योंकि समय सीमित है, आप सभी से अनुमति लेते हैं। नमस्कार।